Hello everyone, I welcome you all in Vedantu Commerce channel and I am Dimple Tiwari, your economics master teacher. So हम 11th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक कॉस्ट यानी जो कॉस्ट चैप्टर है आफ्टर द सप्लाई चैप्टर आज हम वो स्टार्ट करेंगे जिसमें शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट, लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट और भी बहुत सारी चीजें हम यहाँ देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा बिकॉज दैट वीडियो इज डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर यू क्योंकि आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन आ रहे हैं। होपफुली यू पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट, आप उसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो जिसके भी सिलेबस में कॉस्ट चैप्टर है वो उसका प्रिपेयर कर सकता है इस वीडियो से। तो यहाँ पर आपको प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन मिलेगा विद, आप इसके साथ पीडीएफ है इसको आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। और यहाँ पर आपको इनिशियली यानी इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स से लेके कॉस्ट चैप्टर तक अभी मैंने कंप्लीट किया है। कॉस्ट के बाद हम रेवेन्यू स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये सारी सीरीज यहाँ पर मिलेगी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। वेदांतु विल प्रोवाइड यू ऑल ऑफ द थिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स जो इकोनॉमिक्स को समझना चाहते हैं इजी लैंग्वेज में। तो वो डेफिनेटली आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और अगर आप कुछ बताना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। आई विल मेक दैट वीडियो फॉर श्योर। ऑल राइट, सो आज हम क्या करेंगे, ये इकोनॉमिक्स में हमारा आई थिंक अगर आप अपनी रेफरेंस बुक अगर आप संदीप गर्ग को यूज करते हो तो संदीप गर्ग के अकॉर्डिंग आई थिंक दैट वुड बी द चैप्टर नंबर 7 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि सप्लाई तक 6 चैप्टर हुआ है, उसके बाद में ये हमारा 7th चैप्टर होगा। आप शायद संदीप गर्ग अगर एज ए रेफरेंस बुक यूज करते हो, कुछ बच्चे टी आर जैन भी यूज करते होंगे, उसमें मे बी वेरी कर सकता है ये। तो यहाँ पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। तो ये चीजें आज हम कवर करने वाले हैं आज के सेशन में। ठीक है, तो आज का हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। इनिशियली हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है आज के सेशन का। तो इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम पहले ये समझेंगे कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जानने की कोशिश करेंगे कॉस्ट के बारे में। देन हम देखेंगे कॉस्ट और कॉस्ट फंक्शन क्या है। ओके, फिर शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट, इसके बारे में देखेंगे। ठीक, शॉर्ट रन लॉन्ग रन क्या होता है ये हम पहले भी समझ चुके हैं, यहाँ पर एक और उसका ब्रीफ भी हम लेंगे। फिर उसके बाद में शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट क्या होता है और लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट क्या होता है, इन चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे हम। ठीक है, सो एवरीवन इज रेडी फॉर दैट। जस्ट टेल मी इफ यू आर रेडी। सो फर्म जो है, फर्म आप जानते हैं क्या है, ये इंडस्ट्री का एक पार्ट होता है, यानी कई सारी फर्म्स को मिलाकर इंडस्ट्री बनती है। तो जब एक फर्म है तो वो फर्म क्या करती है, प्रोडक्शन करती है किसी प्रोडक्ट का, किसी भी कमोडिटी का प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे एक चेयर का प्रोडक्शन किया गया फॉर एग्जाम्पल, तो ये क्या हुआ, ये एक आउटपुट हुआ जो एक फर्म ने जनरेट किया है। लेकिन इस आउटपुट को, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ पैसे लगे होंगे। यानी इनिशियली तो पैसे बेच के आएंगे, चेयर को आप मार्केट में जाके सेल करोगे आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन जब आपने वो चेयर बनाई है, ठीक है, ये एक एग्जांपल हम ले रहे हैं क्योंकि हम माइक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं। तो जब आपने चेयर बनाई है तो बहुत सारे रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी ना आपको यहाँ। तो जिसके लिए आपको लॉक्स की जरूरत पड़ेगी, लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी, कुछ बोल्ट्स की पड़ेगी, आपको बड़े बड़े नाइफ्स की जरूरत पड़ेगी, वुड कटर जो होते हैं वुड काटने वाले उसकी जरूरत पड़ेगी। काफी सारी आपको इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी, आपको मैनुअल पावर की जरूरत पड़ेगी, आपको एक एरिया चाहिए होगा जहां पर आप ये सारा काम कर पाए। तो यहाँ पर अल्टीमेटली आपको लैंड चाहिए होगा, लेबर भी चाहिए होगा, कैपिटल चाहिए होगा जिसमें हम रॉ मटेरियल को ले लेंगे, और आपका एक एंटरप्रेन्योर होगा भाई जो इन चेयर्स को बनाता होगा। ठीक है, या आप मैनेजर ले लीजिए कोई भी, वो होगा। तो इन सब के लिए आपको कुछ पैसा लगाना पड़ेगा ना। तो जो पैसा आप प्रोडक्शन के दौरान लगाते हैं वही कॉस्ट होता है। तो कॉस्ट क्या है, जो एक फर्म एक्सपेंडिचर करती है जब वो कोई आउटपुट जनरेट करती है। यानी कोई भी प्रोडक्ट बनाते समय एक फर्म का जो खुद का खर्च होता है, जो खुद का एक्सपेंडिचर होता है, उसी को हम कॉस्ट बोलते हैं। क्लियर?
उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट। तो वो आपका रॉ मटेरियल में खर्चा हुआ हो, या कोई लेबर लगाई हो तब खर्च हुआ हो, आपने एक जगह रेंट पे ली हो उसका खर्च हुआ हो, एंड सो ऑन। इन सब पे जो खर्च कर रहे हो आप, वो सब कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है। अब यहाँ रेवेन्यू दे रखा है, इन शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। आपने जो चीज मार्केट बना ली, आपने ये चेयर बना ली मान लीजिए, अब इस चेयर को जाके आप मार्केट में सेल करोगे, तो मार्केट में जब सेल करते हो तो उसके बदले आपको क्या मिलता है, आपको, आपने जब चेयर बनाई थी उस टाइम पर आपके 20 रुपए लगे थे, ठीक है, थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, 2000 रुपए लगे थे। और जब ये चेयर बनकर तैयार हो गई, मार्केट में आपने बेची, तो इसको आपने 2500 में बेचा और आपको 2500 रुपए मिल गए। तो इसमें से रेवेन्यू कितना है, 2500। 2500 क्यों, क्योंकि रेवेन्यू में आपकी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों चीजें ऐड होती हैं। कॉस्ट कितनी थी हमारी, 2000, प्रॉफिट कितना है, 500, तो टोटल मिलाकर हमारा रेवेन्यू कितना हो गया, 2500। क्लियर है ना। तो इस तरीके से हमारी कॉस्ट हुई, और जब वो चीज प्रोडक्ट आउटपुट बन जाए आपका, मार्केट में आप सेल कर दोगे, उससे जो आपको पैसा मिलेगा दैट विल द रेवेन्यू। रेवेन्यू में प्रॉफिट इंक्लूड होता है, और प्रॉफिट निकालना है तो आप क्या करोगे, सिंपल है, प्रॉफिट निकालना है तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट कर दीजिए। यानी 2500 का रेवेन्यू है, कॉस्ट कितने की है हमारी 2000 की, तो प्रॉफिट कितना हुआ 500। इस तरीके से आप अपना प्रॉफिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। नाउ कॉस्ट एंड कॉस्ट फंक्शन। पहले ये समझते हैं कॉस्ट क्या है। तो कॉस्ट टोटल एक्सपेंडिचर है, जो कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ फर्म, जो एक फर्म खर्च करती है किसी भी गुड को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। जब एक फर्म का खर्च होता है, वो खर्च करती है, उसको कॉस्ट बोला जाता है। अब कॉस्ट जो है हमारी, ये दो तरीके की होती है, एक एक्सप्लिसिट और एक इम्प्लिसिट। ठीक है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट हम उस कॉस्ट को बोलते हैं कि जो एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर होता है बाय द इनपुट्स और द पेमेंट्स मेड फॉर हायरिंग फैक्टर सर्विसेज। अब कौन कौन सी फैक्टर सर्विसेज, जैसे आपने चेयर बनाने के लिए एक लैंड लिया रेंट पर, आपने लेबर को भी हायर किया, ठीक है, आपने कोई रॉ मटेरियल खरीदा, आपने कैपिटल भी लिया है, कोई मशीन ली है, ठीक है, या फिर आपने कोई इक्विपमेंट्स खरीदे हैं, वो सब कैपिटल में आ जाएंगे। तो इन सारी चीजों को जब आप खरीद रहे हो, इनके लिए आपने पैसा दिया होगा। तो ये पैसा क्या है, विजिबल है, जो दिखाई दे रहा है आपको कि इतना खर्च आपने किया है, इसी को हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। यानी ये वो पेमेंट है जो फैक्टर सर्विसेज को हायर करते समय आप उन्हें देते हैं। क्लियर। अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि एक फर्म है, उसने मैन्युफैक्चरिंग किया है चेयर का। किसका मैन्युफैक्चरिंग किया, चेयर का। यानी एक फर्म है, वो चेयर का प्रोडक्शन करने जा रही है, करती है चेयर का प्रोडक्शन। तो अब इस चेयर के प्रोडक्शन के लिए कुछ इनपुट्स उसको लगाने पड़ेंगे। इनपुट्स में क्या क्या हो जाएंगी, वही फैक्टर सर्विसेज आ जाएंगी, चाहे इसमें रॉ मटेरियल आ जाए, लैंड आ जाए। मतलब इस चेयर को बनाने के लिए जितना एक फर्म का खर्चा हो रहा है, वो सारा इनपुट्स में आ जाएगा, तो उसी को हम इनपुट कॉस्ट बोलेंगे। तो अब वेजेस जो लेबर को दी जा रही है, रेंट जो लैंड में दिया जा रहा है, लैंड को हायर किया था, रॉ मटेरियल के लिए आपने लॉक्स खरीदे हैं भाई, क्योंकि लॉक्स लकड़ियां बड़ी बड़ी आप लेकर आओगे तो फ्री में तो मिलेंगी नहीं, उनके लिए भी आपको कुछ चार्ज करना पड़ेगा, तो वो आपने दिया। ठीक है। इन सब की जो आपने पैसे दिए हैं, इनके अपनी चेयर को बनाने के लिए, इन सबको खरीदा आपने, तो इनके लिए जो आप खर्च कर रहे हो उसी को एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलेंगे। कौन सा कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। चलिए, अब इसके बाद में इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है। इम्प्लिसिट एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है इनपुट की सप्लाइड बाय द ओनर इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट। एक एस्टिमेटेड वैल्यू, जैसे यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे आप चेयर बना रहे थे, तो चेयर बनाने में आपने अपना ही घर यूज कर लिया। पिछले एक्सप्लिसिट में आपने एक हायर किया था, ठीक है, एक लैंड आपने क्या बोलते हैं, रेंट पर लिया था, ठीक है, जिसके लिए आप रेंट दे रहे थे, आपने लैंड लिया था और उसके लिए आप रेंट दे रहे थे, पे कर रहे थे कुछ।
लेकिन यहाँ आप अपना खुद का घर यूज कर रहे हो और वहां पर एक एरिया है जहां पर अपनी चेयर वाला प्रोडक्शन का काम आप करते हो। तो अगर आप मार्केट में जाते तो आपको पैसे देने पड़ते अगर आपने रेंट पे लिया होता, लेकिन आप अपने घर में यूज कर रहे हो तो आपने वो पैसे बचा लिए, लेकिन एक्चुअल में आपका वो जो एरिया था आप किसी बिजनेस पर्पज से ही तो यूज हो रहा है, प्रोडक्शन पर्पज से ही तो यूज हो रहा है। तो मान लीजिए आप वहां पर 10,000 इन अ मंथ आप रेंट देते थे, जब आप एक्सप्लिसिट कॉस्ट की बात कर रहे हो, यानी जो लैंड मैंने किराए पर लिया था, ठीक है, जो दुकान मैंने किराए पे ली थी उसके लिए मैं 10,000 रुपए पे कर रही हूँ। लेकिन अब मैं अपना खुद का घर यूज कर रही हूँ तो मैं एक एस्टिमेटेड वैल्यू लगा दूंगी कि 10 नहीं तो 9.5 या फिर 9,000 तक मेरा एक एस्टिमेटेड इनपुट है जो जा रहा है। बट उसके लिए मैं एक्चुअल में पे कर नहीं रही हूँ, वो इम्प्लिसिट है, वो छुपा हुआ है। बट अगर मैं लेती तो इतना पैसा जाता ना, तो उसी को बोलते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट, जो सप्लाई किया जाता है बाय द ओनर्स इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट। और इसमें इनका नॉर्मल प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है इन शॉर्ट कि जैसे लैंड के बदले रेंट आप देते हो, ठीक है, लेबर के बदले वेज देते हो, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट देते हो, और ऑन्टरप्रेन्योर का प्रॉफिट, यानी जो ओनर है कम से कम उसका खुद का प्रॉफिट उसमें निकले। तो इसमें आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट में उस जो ओनर होगा, ठीक है, जो फर्म का ओनर होगा, उसकी भले वो अपने घर में काम कर रहा हो, घर में काम कर रहा हो, उसने लैंड भी खुद की लगाई, वो खुद ही काम करता है एज ए लेबर भी, है ना। और वो तो वेज उसकी यहाँ पर इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गई। और कैपिटल के लिए मान लीजिए उसने कोई मशीन खरीदी है, और क्योंकि वो खुद ही ओनर है तो एंटरप्रेन्योर भी वो खुद ही हो गया, तो अपना प्रॉफिट भी वो इंक्लूड करेगा यहाँ पर, समझ गए। तो उसी प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट बोला जाएगा। अब इसके अलावा जो प्रॉफिट होगा वो आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा, वो आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। यानी सारी फैक्टर सर्विसेज को देने के बाद में जब पैसा और बचे, जब और प्रॉफिट आए, उसी प्रॉफिट को हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का नाम देते हैं। और जब एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट भी ना निकले, आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट भी नहीं निकल पा रहा है, तो उसको हम नॉर्मल लॉस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? नॉर्मल लॉस। क्लियर? अब एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे फर्म की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है अगेन चेयर की, तो यहाँ पर इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर्स, नो एक्चुअल मनी इज यूज। तो यहाँ पर उसका कोई एक्चुअल पैसा यूज नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पर ओनर जो है रिटर्न्स और इन्वेस्टमेंट, तो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है, जो सैलरी है एंटरप्रेन्योर की फॉर हिज सर्विस, अपनी ही बिल्डिंग यूज कर रहा है, खुद एंटरप्रेन्योर है खुद, तो ये सब चीजें वो आप किसी को से देने तो पड़ नहीं रही। अगर वो एक अलग से एंटरप्रेन्योर लेकर आता तो उसको वो देता उसका, क्योंकि एंटरप्रेन्योर का रेम्यूनरेशन तो प्रॉफिट है ना, जो उसे देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ज्यादातर केसेस में वो खुद ही एंटरप्रेन्योर होता है, इंसान खुद बनाता है, तो उसे अपना प्रॉफिट भी उसमें इंक्लूड करना है। किसमें? जब इम्प्लिसिट कॉस्ट की बात कर रहे हो, तो जितना फैक्टर सर्विसेज है, जितना इनपुट्स लगा हो वो, और साथ में नॉर्मल प्रॉफिट जब इंक्लूड होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है। अब इकोनॉमिक्स में कॉस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं है। इकोनॉमिक्स में कॉस्ट का मतलब होता है एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स और द पेमेंट्स मेड फॉर हायरिंग सर्विसेज। यानी एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो मतलब एक्चुअल में आपने अपने इनपुट्स के लिए जो खर्च किया है, एक्सपेंसेस किया है, यानी फैक्टर सर्विसेज को आप हायर किया आपने, उसके लिए जो खर्च किया, तो इसमें एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। यानी अगर कोई एस्टिमेटेड वैल्यू है, कोई इनपुट सप्लाई किया है बाय द ओनर्स, तो इसमें हम नॉर्मल प्रॉफिट को मिलाकर भी सारी चीजें इंक्लूड करते हैं। तो इन शॉर्ट, आप जब इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करें तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, दोनों कॉस्ट को प्लस करना पड़ेगा, तब इकोनॉमिक कॉस्ट निकलेगी। और वहीं पर जब अगर मैं अकाउंटिंग कॉस्ट की बात करूं, अगर आप अकाउंटिंग कॉस्ट की बात करें तो अकाउंटिंग कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है, वहां पर इम्प्लिसिट को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो यहीं पर इकोनॉमिक कॉस्ट में और आपका जो अकाउंटिंग कॉस्ट है, इसमें ये डिफरेंस होता है। गॉट द पॉइंट एवरीवन? नाउ व्हाट इज द कॉस्ट फंक्शन? What is this cost function?
So it's a relation between cost and output is known as cost function. Relation between cost and output. Try to understand. मतलब ये एक फंक्शनल रिलेशन होता है कि कितना कॉस्ट आपने लगाई है, जिसके बदले यानी कितना इनपुट आपने लगाया है, इनपुट पे कितना खर्च किया है और उससे कितना आउटपुट जनरेट हुआ है, ये कॉस्ट फंक्शन कहलाता है। ठीक है, इसीलिए हम इस कॉस्ट को फंक्शन को इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, c इक्वल टू फंक्शन ऑफ q। ठीक है, c इक्वल टू फंक्शन ऑफ q, q का मतलब यहाँ पर आउटपुट से हो गया, यहाँ पर q इक्वल टू फंक्शन ऑफ, ये q हुआ, इसको भी आप समझिए। देखिए जो हमारा हमने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था उसमें हमने देखा था जो आउटपुट होता है वो फंक्शन होता है जो भी हम फैक्टर सर्विसेज को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे लैंड और कैपिटल को हमने यूज किया। ठीक है, लैंड और कैपिटल को हमने यूज किया, तो जो आपका कॉस्ट होगी, ठीक है, जो कॉस्ट होगी वो किस पर लगती है, वो आपकी खर्च आप किस पे करते हो, या तो लैंड पर या तो कैपिटल पर, इन्हीं पर खर्च कर रहे हो। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हम कह सकते हैं कि कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ आउटपुट। ये डायरेक्टली आ गया। अब ये आया कैसे, ये इस तरीके से ड्राइव होकर आया। यहाँ आपको समझ आया, इसको आप नोट कर सकते हैं और एग्जाम में इसको आप यूज भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि आउटपुट जो इनपुट्स होता है उसकी कॉस्ट को उसको यूज करता है, तब आउटपुट जनरेट होता है। कॉस्ट भी आपकी लगती किसमें, इनपुट्स में ही लगती है। तो अल्टीमेटली कॉस्ट फंक्शन हो गया ना आउटपुट का, इसको हमने कैंसिल कर दिया। क्लियर है इतना? तो C stands for cost, F for functional relationship, Q quantity of output. Clear? Now short run and long run, ये सभी को मालूम भी होगा क्योंकि ये हमने प्रोडक्शन फंक्शन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बट मैं फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर दूं। शॉर्ट रन का मतलब होता है कि जब कुछ फैक्टर्स जो हैं, फैक्टर कौन कौन से, जो भी हमारे प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं, बहुत बार हम बात कर चुके हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये हमारे फैक्टर्स हैं। तो इनमें से जब कुछ फैक्टर्स फिक्स हो और सिर्फ और बाकी के वेरिएबल हो, यानी अगर एक फैक्टर चेंज हो बाकी सारे फैक्टर फिक्स हो, उसी को हम शॉर्ट रन बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट रन बोलेंगे। तो आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय, तो इसमें शॉर्ट रन में जो आउटपुट बदलेगा वो सिर्फ एक फैक्टर के चेंज होने की वजह से बदलेगा, सारे फैक्टर्स यहाँ चेंज नहीं होते, सिर्फ एक ही फैक्टर चेंज होगा, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो सिर्फ हम लेबर को चेंज करते जाएंगे, एक लेबर से दूसरा लेबर और बढ़ाएंगे, फिर 3 लेबर कर लेंगे, 4 कर लेंगे, बट हमारा जो लैंड है वो फिक्स रहेगा, हमारा जो क्या बोलते हैं कैपिटल, एक मशीन है तो एक ही मशीन रहेगी, एंटरप्रेन्योर एक है वो एक ही रहेगा। ठीक है, बाकी सब फिक्स रहेंगे, सिर्फ एक फैक्टर चेंज होगा, इसी से हमारा आउटपुट भी चेंज होता है, इसी को हम शॉर्ट रन बोलते हैं। लॉन्ग रन में क्या होता है, यहाँ पर नो डिफरेंस इन फैक्टर्स एज फैक्टर्स आर वेरिएबल, यहाँ पर कोई फिक्स और कोई वेरिएबल नहीं होता, यहाँ सब वेरिएबल होते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे अगर 4 फैक्टर्स हैं तो 4 फैक्टर्स आप चेंज कर सकते हो, चारों फैक्टर को आप चेंज कर सकते हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग रन। अब यहाँ पर जो आउटपुट चेंज होगा वो सारे फैक्टर्स की बदलने की वजह से होगा। तो शॉर्ट रन का मतलब टाइमिंग के शॉर्ट होने से बिल्कुल भी नहीं है। शॉर्ट रन का मतलब है जब सारे फैक्टर्स में से सिर्फ एक फैक्टर को चेंज किया जाए, बाकी सारे फैक्टर्स को फिक्स रखा जाए, और एक फैक्टर के चेंज होने से जब आउटपुट चेंज होता है वो है शॉर्ट रन। और लॉन्ग रन में जितने फैक्टर सर्विसेज होती हैं सब चेंज हो जाती हैं, सब बदली जाती हैं, और जब सबके चेंज होने से फिर आउटपुट चेंज हो उसको हम लॉन्ग रन बोलते हैं। क्लियर है? तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन किसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, ये फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जब एक फैक्टर वेरी हो बाकी सारे फिक्स हो, शॉर्ट रन, जब सारे फैक्टर वेरी हो तो लॉन्ग रन। Short run, there are some factors fixed and others are variable, and output can be changing by only the one variable factor. अब काइंड्स ऑफ शॉर्ट रन, कितने तरीके की शॉर्ट रन होती है, एक तो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट।
शॉर्ट रन में दो तरीके की होंगी, एक फिक्स्ड और दूसरी वेरिएबल, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? इट इज कॉस्ट इनकर्ड, जितने भी हमारे फिक्स्ड फैक्टर होंगे शॉर्ट रन में, जैसे लैंड फिक्स हो गई, आपकी कैपिटल फिक्स हो गई, तो ये फिक्स फैक्टर्स हैं, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होते, यानी आउटपुट बदलता है बट ये वाले फिक्स फैक्टर्स डू नॉट वेरी, दे विल नॉट चेंज, ये इनमें कोई चेंजमेंट नहीं आता है। जैसे लैंड बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स एंड टूल, व्हीकल्स, दीज आर सम फिक्स्ड कॉस्ट, ये सारे फिक्स्ड कॉस्ट होती है, मतलब फिक्स फैक्टर्स होते हैं जिनकी कॉस्ट फिक्स होती है। नाउ कम टू द वेरिएबल कॉस्ट, ये वो कॉस्ट है, इसको हम बोलते हैं ये कॉस्ट वेरिएबल फैक्टर, मतलब जो चेंज होता रहता है उसकी कॉस्ट की हम बात करेंगे, बदलता रहेंगे, बदलने वाले फैक्टर्स हैं। तो आउटपुट बदलेगा तो ये फैक्टर्स भी डेफिनेटली बदलेंगे, या यूं कह लो ये फैक्टर हम बदलते हैं तो हम आउटपुट को भी चेंज कर पाते हैं। अगर फैक्टर्स इंक्रीज होंगे तो हम आउटपुट भी इंक्रीज कर पाएंगे, अगर फैक्टर कम होंगे तो वो आउटपुट को भी डिक्रीज करेंगे। जैसे कैजुअल लेबर्स हुआ, रॉ मटेरियल, फ्यूल, ये सब क्या है? वेरिएबल फैक्टर। आउटपुट बढ़ाना है तो रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा लेकर आइए, लेबर बढ़ाइए, आप आउटपुट बढ़ेगा। और अगर नहीं बढ़ाना है, कम करना है, तो आप कैजुअल लेबर्स को कम करिए, रॉ मटेरियल कम करिए, आपका आउटपुट भी कम हो जाएगा। ओके। शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होता है? टोटल, एवरेज और मार्जिनल। शॉर्ट रन कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो इसमें टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को हम यहाँ पर लेंगे। अब टोटल कॉस्ट में भी तीन तरीके की कॉस्ट आती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो थ्री टाइप्स की हो गई ना कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट में क्या है? एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, यहाँ पर भी तीन तरीके की है। मार्जिनल कॉस्ट अपनी एक ही तरीके की होती है, यहाँ कोई एवरेज कॉस्ट नहीं, कोई वेरिएबल नहीं, मार्जिनल कॉस्ट इज मार्जिनल कॉस्ट ओनली। ओके, सो यू जस्ट नोटेड डाउन दिस थिंग। अब टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है? मतलब ये वो कॉस्ट है इनकर्ड ऑन फिक्स फैक्टर, डज नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब अगर आउटपुट आप चाहे जीरो करें तब भी आपको, मान लीजिए अगर 10,000 रुपी पे करने हैं तब भी करने पड़ेंगे। अगर आउटपुट आपका 2,000 यूनिट्स तक हो जाता है तो उस टाइम पर भी आप 10,000, ये एक एग्जाम्पल है, 10,000 ही पे कर रहे हो, ठीक है। तो यानी आउटपुट जीरो हो या आउटपुट इनफाइनाइट हो, फिक्स्ड कॉस्ट जो हमारी इनिशियली डिसाइड हुई है, ऑल ओवर द प्रोडक्शन हमको उतना ही पे करना पड़ता है, ठीक है। इसे हम एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे ताकि और क्लियर हो। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वेरिएबल फैक्टर्स आपके बढ़ेंगे। आप लेबर बढ़ाओगे तो उसको पैसे भी तो आपको देने पड़ेंगे, फ्री में तो वो करेगा नहीं काम आके। रॉ मटेरियल इंक्रीज करोगे तो उसके लिए पे करके आओगे आप। तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ाना है तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका क्या मतलब हुआ? इट रेफर्स टू द कॉस्ट that is incurred on variable factors and vary directly with the level of output। यानी ये बदलती है डायरेक्टली, मतलब जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे ही आपका वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा। कौन सा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये डायरेक्टली रिलेट करता है आपका लेवल ऑफ आउटपुट पर। टोटल कॉस्ट बहुत ही इजी है, यानी टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आप प्लस कर दोगे तो आपके पास में टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाएगा। क्लियर? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, you can take the total cost। got the point? okay, now average fixed cost क्या होता है? इसका मतलब है पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी पर यूनिट पर फिक्स कॉस्ट, यानी एक यूनिट को जनरेट करने में एवरेजली आप कितना खर्च कर रहे हो, फर्म कितना खर्च कर रही है, ये एवरेज फिक्स कॉस्ट है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट के प्रोडक्शन पर आप कितना खर्च कर रहे हो। पर यूनिट आपने जो भी वेरिएबल हमारा जो फैक्टर्स है उसको बढ़ाने पर यूनिट कितना कॉस्ट खर्च हो रहा है, दैट इज द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आप करेंगे तो एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। मतलब इट रेफर्स टू पर यूनिट टोटल कॉस्ट। तो अब यहाँ पर टोटल कॉस्ट जो है आपकी, उसमें आपने पर यूनिट पर कितना खर्च किया है, आपका एवरेज कॉस्ट आ जाएगा।
मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? ये आपका जो भी आप एडिशनली फैक्टर्स को हायर करते हो, खरीदते हो, परचेज करते हो, तो इट रेफर्स टू एडिशन टू द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में कितना एडिशन होता जा रहा है एक और यूनिट को चेंज करके, ठीक है, उसे एक और यूनिट को चेंज करने से आउटपुट में कितना बढ़ोतरी हो रही है, कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, कितनी इंक्रीज हो रही है, यही आपकी मार्जिनल कॉस्ट है। यानी मार्जिनल कॉस्ट वो कॉस्ट है जैसे जैसे आप आउटपुट को बढ़ाना चाहते हो वैसे वैसे आप वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करोगे, टोटल को, दोनों आपका टोटल कॉस्ट इंक्रीज होगा। तो टोटल कॉस्ट जो इंक्रीज हो रहा है हर एक लेवल ऑफ आउटपुट के बढ़ने पर, उसी को हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो एवरी एडिशन पर कितना ऐड किया गया कॉस्ट, वो मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि टोटल फिक्स्ड एक प्रॉपर स्केड्यूल के फॉर्म में और डायग्राम, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, और टोटल फिक्स कॉस्ट वेरिएबल, और इसका हम तीनों का रिलेशन देखेंगे टोटल कॉस्ट। क्लियर? ये तो हम देख ही लिया है, इंट्रोडक्शन, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट का, शॉर्ट रन। चलिए, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट किसका हुआ यहाँ पर? अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? शॉर्ट रन की कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखना, शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं। तो जो लैंड या बिल्डिंग आपने खरीदा है रेंट पर, वो आपका फिक्स कॉस्ट है। इक्विपमेंट्स जो खर्च कर रहे हो आप, इक्विपमेंट्स पर जो आप एक्सपेंस कर रहे हो, वो आपका फिक्स कॉस्ट है। व्हीकल्स पर जो आप खर्च कर रहे हो, फिक्स कॉस्ट है। और जो भी आप पेमेंट कर रहे हो इंटरेस्ट के लिए, वो भी कैसा है? फिक्स्ड कॉस्ट है। इनमें से आप किसी को भी बदलोगे नहीं। इनिशियली आपने बैंक से लोन लिया, ठीक है, आपने बैंक से लोन लिया 10 लाख का, और आपने इन सब के लिए आपने 10 लाख रुपए लगा दिए, आपने बिजनेस शुरू किया। तो अब चाहे आपका एक भी प्रोडक्शन कर पाओ चेयर का या ना कर पाओ, आपके 10,000 रुपए, 10 लाख रुपए लग चुके हैं। तो आप चाहे इनफाइनाइट प्रोडक्शन कर लो या जीरो प्रोडक्शन करो, यू हैव टू पे। आपने कर दिया इन्वेस्टमेंट, पहले लगा दिए पैसे 10 लाख रुपए, तो वो अब आपके लगे रहेंगे, उसे आप हटा नहीं सकते, उसी को फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। ये शॉर्ट रन में होता है, और डू नॉट वेरी, ये आउटपुट के चेंज होने से ये फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती है। अभी बताया है ना, इसका आप डायग्राम देखोगे तो और अच्छे से समझोगे। जैसे लोन पर इंटरेस्ट देना, जहां खरीदी है जमीन उसके लिए रेंट देना, मशीनरी के लिए पैसे देना, ये सब फिक्स कॉस्ट है। इसी को हम सप्लीमेंट्री कॉस्ट बोलते हैं, और इनडायरेक्ट कॉस्ट या फिर अनअवॉइडेबल कॉस्ट। क्यों? क्योंकि आपका आउटपुट भले जीरो हो, यू हैव टू पे दैट मनी। 10 लाख अगर है तो लगेंगे वो, तो इसीलिए इसको अनअवॉइडेबल कॉस्ट बोला जाता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट बोला जाता है, या फिर सप्लीमेंट्री कॉस्ट का इसे नाम देंगे। टोटल जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं। अगेन एक फर्म है जो चेयर की मैन्युफैक्चरिंग करती है, और फिक्स्ड फैक्टर जो यूज करती है वो लैंड, बिल्डिंग्स। पेमेंट, उसने लोन लिया हुआ है जिसके लिए उसको इंटरेस्ट देना है, ठीक है। मंथली रेंट उसका 10,000 जाता है, ठीक है, जो बिल्डिंग का है, और उसका मंथली इंटरेस्ट 5,000 रुपए जाता है, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो गई यहाँ पर? 15,000। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो गई? 15,000। अब यहाँ पर इसको एक हाइपोथेटिकल स्केड्यूल के थ्रू समझते हैं कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है। जैसे आउटपुट आपको जनरेट करेंगे, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो कि रुपीज में होगा। जैसे आपने चेयर का प्रोडक्शन करने का सोचा है, तो इनिशियली शुरुआत में जीरो से ही शुरू करते हो ना, तो अभी आपने सिर्फ पैसे लगाए हैं, अभी आपने एक भी चेयर नहीं बनाई है, तो पैसे आपने लगा दिए, पहले ही लग गए आपको वो, ठीक है, 100 रुपए आपके लग चुके हैं, और आउटपुट एक भी, यानी एक भी चेयर का प्रोडक्शन नहीं हुआ। अब फिर आपने एक चेयर का प्रोडक्शन किया, तो 100 रुपए लगे थे वही आपने लगाए हैं, आपने फिक्स्ड कॉस्ट को, यानी मान लो लैंड के लिए या रॉ मटेरियल के लिए आप 100 रुपए दे रहे थे, तो आप 100 रुपए अब भी दे रहे हो। तो आउटपुट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इसके आगे भी अगर सो ऑन वाली प्रोसेस हो, तो भी आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, वो चेंज नहीं होगी। जो जीरो लेवल पे रही है वही आपकी इनफाइनाइट लेवल तक रहने वाली है, ठीक है।
इसको हम एक शेड्यूल के थ्रू समझेंगे तो और समझ आएगा। एक्स एक्सिस पर आप आउटपुट को मेंशन करें, वाई एक्सिस पर फिक्स्ड कॉस्ट को। क्लियर? अब 100 हमारा क्या है? अब ये देखो, ये तो कांस्टेंट है ना। अब जो चीज कांस्टेंट है उसकी लाइन कैसी बनेगी? बिल्कुल सीधी। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और हमारा यहाँ पर हम आउटपुट दिखाएंगे, ये 0 है, फिर हमारा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, तो हमारी टीएफसी कैसी बनी? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व कैसा बना? बिल्कुल पैरेलल बना है एक्स एक्सिस के। क्यों? क्योंकि आउटपुट 0 होने पर भी या इनफाइनाइट होने पर भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होती है, इस वजह से ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगी। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज इनवर्सली एस शेप। क्या जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व होता है वो उल्टे एस शेप का बनता है क्या? इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, वो भी कमेंट सेक्शन में। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये शब्द जो है वेरिएबल, जो वर्ड है, यही बताता है वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होना, बदलना। इससे आपको समझ आ रहा है? तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? अब जैसे कैजुअल लेबर्स है, अगर आउटपुट बढ़ाना है मुझे, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी? सबसे पहले थोड़ी ना जाके मैं जमीन बढ़ा दूंगी, यानी बिल्डिंग दूसरी खरीद लूंगी जिसपे मेरा ये मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू हो जाए। ना मैं यूं करूंगी बैंक से और लोन ले लूंगी। सबसे पहले मैं क्या करूंगी? रॉ मटेरियल को बढ़वाऊंगी और जो एग्जिस्टिंग लेबर होंगे उन्हीं से काम करवाने की सोचूंगी। लेकिन अगर इसका रिसोर्स जो है वो पूरा इन रॉ मटेरियल को यूटिलाइज ना कर पाए, जो लेबर है यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, फिर मैं लेबर को हायर करना शुरू करूंगी। तो इस तरीके से मैं क्या करूंगी, जो ये दोनों वेरिएबल फैक्टर हैं जिन्हें शॉर्ट रन में सबसे आसानी से इन्हें चेंज किया जा सकता है। चाहे तो इंक्रीज कर लें और अकॉर्डिंगली आप इसे डिक्रीज भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने लेबर इंक्रीज कर दी, मैंने रॉ मटेरियल और खरीद लिया मार्केट से। तो ये बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा। ये भी एक शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट है, जो बात कर रहे हैं वेरिएबल फैक्टर की। तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा आउटपुट के इंक्रीज होने की वजह से। तो इसमें एग्जाम्पल आप रॉ मटेरियल का, डायरेक्ट जो लेबर है उसका, पावर का, फ्यूल्स वगैरह है उसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। इसी को हम डायरेक्ट कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट या अवॉइडेबल कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, अवॉइडेबल कॉस्ट अवॉइड किया जा सकता है ना, इसे चाहे तो हम डिक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन वो कॉस्ट अनअवॉइडेबल थी, फिक्स्ड कॉस्ट। क्योंकि आपको आउटपुट बढ़ाना हो कम करना हो उससे कोई मतलब नहीं है, उतना ही रहेगा आपका ये। ठीक है, चलिए, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा? आप टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट करेंगे, देन यू विल गेट टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर? एक एग्जांपल देखते हैं। फर्म है, अगेन मैन्युफैक्चरिंग एक चेयर का कर रही है। वेरिएबल फैक्टर्स जैसे कि लॉग्स वगैरह हैं, लेबर है, इसको इंक्रीज कर रही है। तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट मान लीजिए 3000 रुपी है, 2000 लेबर का कॉस्ट आ रहा है। इन दोनों को प्लस करके हमारे पास में वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 5000। तो यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल शेड्यूल के थ्रू समझते हैं कि जैसे हमारा आउटपुट जब 0 था, तो मतलब हमने ना तो मेरे पास रॉ मटेरियल था ना मेरे पास में लेबर था। ठीक है, मैंने सिर्फ वो 100 रुपए लगा रखे थे उस टाइम। तो 100 रुपए लगाने से क्या होता है, जब काम करने के लिए लेबर नहीं है, रॉ मटेरियल ही नहीं है, तो काम करेगा किस पर वो? ठीक है, लैंड है मेरे पास में। तो जीरो लेवल पर आप जब आउटपुट 0 होता है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी 0 ही रहेगा। ठीक है, आउटपुट जैसे इंक्रीज हुआ 1, वैसे ही टोटल, अब ये लेबर के बढ़ने से हो सकता है रॉ मटेरियल खरीद लिया हो, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट इतनी हो। रॉ मटेरियल आपका वेरिएबल कॉस्ट ही है, 25 हुआ। फिर जैसे आउटपुट 1 से 2 हुआ, वेरिएबल कॉस्ट और बढ़ा। 3 होने पर 50 हो गया, 4 होने पर 60 हो गया, 5 पर 80, 6 पर 120 और 7 पर 200। तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होती जा रही है, उसी के हिसाब से हो रही है। तो ये डायरेक्टली रिलेट कर रही है कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। एक स्केड्यूल के थ्रू देखो, एक्स एक्सिस पे अगेन आउटपुट, वाई एक्सिस पे वेरिएबल कॉस्ट दिस टाइम। और ये आपका किस शेप का बनेगा? ये आपका कुछ बन जाएगा एस शेप का, इनवर्स एस शेप, यानी उल्टा एस आपका बनेगा ये। ठीक है, तो अब ये ऐसा क्यों हुआ?
जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है ना आपका, यानी आपका 1 2 3 4 5 6 7, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा। इसीलिए आपका इनवर्सली एस शेप का है और अपवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इस ये क्या है, इनवर्सली एस शेप, इनवर्स मतलब उल्टा एस शेप है। अब टोटल कॉस्ट देखो आप, टोटल कॉस्ट में क्या है, इसी में वेरिएबल कॉस्ट भी होगी, इसी में फिक्स्ड कॉस्ट भी होगी। इक्विपमेंट, रेंट, ठीक है, लेबर, रॉ मटेरियल। तो इक्विपमेंट आपका, रेंट व्हीकल, ये सारा फिक्स्ड कॉस्ट हुआ। लेबर, रॉ मटेरियल, ये वेरिएबल कॉस्ट हुआ। तो ये टोटल एक्सपेंडिचर है, मतलब जो आपने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पर खर्च किया है और जो आपने टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर खर्च किया है, इन दोनों को इंक्लूड कर देंगे तो उस पर हमारा क्या निकल आएगा, टोटल कॉस्ट। ठीक है, ये सम होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपका सेम रहता है हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पर, इसलिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, और ये जो टोटल कॉस्ट चेंज होगा वो सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट के चेंज होने की वजह से होता है। ठीक है, टोटल कॉस्ट में जो चेंज आएगा वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की चेंज होने की वजह से आएगा, ना कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की होगी, वो तो कांस्टेंट रहती है एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। तो फर्म ने मैन्युफैक्चरिंग किया चेयर का, वेरिएबल फैक्टर जो यूज किए हैं लॉग और लेबर। ठीक है, फिक्स फैक्टर यूज किया है बिल्डिंग और कैपिटल। तो फिक्स फैक्टर की कॉस्ट 15,000 है, वेरिएबल फैक्टर की कॉस्ट 5,000 है। अब इन दोनों को प्लस कर दो, यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 15,000, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 5,000। तो टोटल कॉस्ट अगर निकालनी है तो टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 15,000, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 5,000। इन दोनों को ऐड करेंगे आपको मिलेगा 20,000, जो कि हमारी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। क्लियर, क्या हो गया, 20,000 हमारी टोटल कॉस्ट आ गई है। क्लियर है ना इतना, अंडरस्टूड एवरीवन। अब टोटल कॉस्ट को हम समझते हैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से। अब यहाँ पर लेकिन टोटल कॉस्ट के लिए हमको टोटल फिक्स कॉस्ट भी हमारे को पता होनी चाहिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी पता होनी चाहिए, तभी हम टोटल कॉस्ट निकाल पाएंगे। अब आउटपुट जीरो है, देखिए आउटपुट जीरो है तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 100 रहेगा। क्यों, मैंने बोला ना आउटपुट जीरो हो या इनफाइनाइट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपको पे करना ही है। तो जब आउटपुट जीरो हो उस टाइम पर टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट बिल्कुल सेम रहती है, लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसी होगी, जीरो। अगर आउटपुट जीरो तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो। और जब आउटपुट जीरो हो तो टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट सेम होती है। ठीक है, यहां मैं लिख देती हूं कि व्हेन आउटपुट जीरो, ठीक है, so total variable cost will be zero and total fixed cost will be 100 and total cost will be 100। ठीक है, तो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टोटल फिक्स कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब आउटपुट इंक्रीज हुआ, अब आउटपुट फिक्स कॉस्ट का तो फिक्स ही रहेगा 100, वेरिएबल कॉस्ट का और बढ़ गया 25, इन दोनों को प्लस करो 125 टोटल कॉस्ट आ गया। कब, जब आउटपुट 1 है। आउटपुट 2 हुआ तो 100 प्लस 40, ये 140 हो गया। आउटपुट जैसे जैसे इंक्रीज होगा आप देखो तो वैसे वैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है, तो इसीलिए टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगा। जबकि टोटल जो कॉस्ट है, ठीक है, उसमें टोटल फिक्स कॉस्ट एक कांस्टेंट वैल्यू को प्लस कर रहा है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट हर एक लेवल पर इंक्रीज होता जा रहा है। इसीलिए जो इसका कर्व बनेगा, टोटल फिक्स कॉस्ट तो पैरेलल बन गया एक्स एक्सिस के, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ओरिजिन से स्टार्ट होता है और इनवर्स एस शेप का होगा। जबकि टोटल कॉस्ट आपका ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, 100 से होगा। क्यों, क्योंकि टोटल कॉस्ट में टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड है, इस वजह से। तो वेरिएबल कॉस्ट यहाँ से हुआ, ठीक है, जहां से टोटल फैक्टर कॉस्ट बना है वहां से शुरू होगा और ये पैरेलल बनेगा बिल्कुल टीवीसी के, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बिल्कुल इक्वल बनेगा। क्यों, क्योंकि टोटल कॉस्ट में टोटल वेरिएबल जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट जो है एक कांस्टेंट वैल्यू को प्लस कर रहा है, तो कांस्टेंट वैल्यू को प्लस करेगा तो ऑब्वियसली वो बिल्कुल उससे पैरेलली बनेगा। इसीलिए टोटल कॉस्ट कर्व
टोटल वेरिएबल कॉस्ट के पैरेलली बनता है। क्लियर है ना इतना? तो जो टोटल कॉस्ट कर्व बनेगा वो भी इनवर्सली एस शेप बनेगा, क्योंकि बिल्कुल पैरेलल बनता है, बिल्कुल इक्वल बनेगा, बस थोड़ा सा ऊपर बनेगा। क्यों? क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट उसमें इंक्लूड होती है इस वजह से, और जो कि कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब रिलेशन देखिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट में। फर्स्ट रिलेशन है टोटल फैक्टर, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है जो कि पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के और कांस्टेंट रहता है एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट, ये वाला कर्व, ठीक है, 100 वाला टी एफ सी। देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, ये दोनों ही इनवर्सली एस शेप के होते हैं, जहां पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन अप्लाई होता है। मतलब जो प्रोडक्शन फंक्शन में आपने पढ़ा था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ठीक है। थर्ड है कि जब आउटपुट जीरो हो तो टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आपका, देयर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट के, टोटल कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होगा, और उस टाइम पर वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? जीरो, ठीक है। तो टीसी और टीएफसी दोनों ही स्टार्ट होते हैं सेम पॉइंट से, टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं ना यहाँ से। देन जो आपका डिस्टेंस होता है टीएफसी एंड टीसी में इज इक्वल टू, अब आपका जो डिस्टेंस होगा, मतलब ये कह रहा है जो टीवीसी बनेगा और जो टोटल कॉस्ट बना है वो पैरेलली बनता है, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस का होगा। यानी जितना डिस्टेंस यहाँ होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप टीएफसी की कांस्टेंट वैल्यू को प्लस कर रहे होते हो टीवीसी में, इस वजह से जो गैप है दोनों में, टीवीसी इंक्रीजेस द गैप ऑल्सो इंक्रीजेस, जैसे जैसे टीवीसी इंक्रीज होगा वैसे वैसे ये गैप भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो दैट वर ऑल अबाउट द रिलेशन बिटवीन टीएफसी, टीवीसी एंड टीसी। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेंटली रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन टीएफसी, टीवीसी एंड टीसी, यानी टोटल फैक्टर कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का यहाँ पर करेक्ट डायग्राम कौन सा है, ये आप मुझे बताइए। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे देंगे। मैंने दो क्वेश्चन पूछे हैं, आप दोनों का मुझे बताइए, फिर मैं उसका आंसर किसका करेक्ट है वो मैं पिन करूंगी डेफिनेटली। सो वन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि इंग्लिश बैच फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स 2025 स्टार्ट हो रहा है, हो चुका है इनफैक्ट 1 सितंबर से। एंड अगर आप उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो डेफिनेटली करिए। क्या क्या फीचर्स वेदांतु आपको प्रोवाइड करेगा, यहाँ पर प्रॉपरली लाइव क्लासेस होती हैं जो मास्टर टीचर लेता है, डाउट सॉल्विंग क्लासेस होंगी, हैंड रिटन नोट्स आपको मास्टर टीचर प्रोवाइड करता है, ऑफलाइन सुपरविजन भी यहाँ पर होता है, प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन होता है, रेगुलर असाइनमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि चैप्टर वाइज होंगे, फिर आपका मिड टर्म और एनुअली जो होगा वो भी आपको स्पेसिफिकली कई सारे एग्जाम देने को मिलते हैं। अगर आप अपनी प्रैक्टिस प्रॉपरली करोगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको पॉपुलर ई बुक्स का, कॉन्सेप्ट वीडियोस का, एंड ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज वी विल प्रोवाइड यू। सो दीज वर ऑल अबाउट दी वेदांतु। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए उसको क्लिक करिए, इस फॉर्म को फिल करिए और अपनी प्रिपरेशन को आज से ही शुरू करिए। ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है 12th क्लास में, ये इसी साल के स्टूडेंट है, इसी बैच के जो लास्ट ईयर था उसमें, और कई ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जहाँ पर इन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर भी किया है। देन व्हाई डोंट यू पीपल स्टार्ट इट, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप इनसे भी अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। ओके, so that's all for today's class. We will meet in the next class जिसमें हम एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में, एवरेज फिक्स कॉस्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है। देन हम रेवेन्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। So stay with us and do subscribe the channel, like the video. So we will meet in the next session with a new topic. Till then keep learning and keep practicing.